आप कह रही हैं हैदराबाद में बोगस वोटिंग हुई है? बहुत सारा हुई है। कितनों ने अगर आवाज उठाकर बोल भी दे उसके बारे में उस दिन हिम्मत कर कर, उसके बाद उनके घर जाकर धमकियां देना शुरू हो गई। आपने बुर्का उठा उठा के वोटर्स हाँ, चेक तो किए? फिर कौन से वीडियो में मैंने किसी औरत को टच करते हुए देखा वो लोगों ने? एमआईएम के एजेंट ने, असदुद्दीन जी के जो पोलिंग एजेंट रहते वो माँ बहन के गालियां दे रहे थे। वहाँ पुलिस नहीं थे, बाहर दरवाजा बंद कर कर अंदर ये लोग अपने कारनामे कर रहे थे। एक स्कैम है, एक मानसिक तौर पर एक षड्यंत्र है। तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? उनका काम है ये सब देखना करना, जब नियम सबके लिए बराबर है। भैया शायद ये सवाल आप किसी दिन चुनाव आयोग वालों को बुलाकर कर दीजिए। आपको लग रहा है आपके साथ हैदराबाद में अन्याय हुआ? लगने की बात क्या है? ये जो लोग ये सारे बातें कहते हैं ना, ये बात करने वाले स्वयं एक बिल्ली के तरह है जो आंख बंद कर कर दूध पीते रहते हैं। मैंने तो लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी हूँ, मैंने हिम्मत का जंग लड़ी हूँ। कई हजारों गुंडे मेरे ऊपर आने के बावजूद भी डटे ठहरी हूँ। आई एम नॉट स्केयर्ड नॉर आई एम वरीड, आई एम रेडी फॉर दिस फाइट। इट्स जस्ट स्टार्टेड। जंग तो बस शुरू हुई है। ओह 40 साल से जब एमपी आप हैं, तकरीबन 30-40 सालों से 7 एमएलए कॉन्स्टिट्युएंसीज आपका है, तो बताइए सही किसका हिम्मत है वहाँ का वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज खाने की? बस इसका जवाब देते। और आप कह रही हैं वो जो वक्फ की जमीन है वहां हड़प ली गई है हाँ, और वो वैसे ही चुप बैठे हैं? पिठापुरम बोलते हैं, आंध्रा जो स्टेट राष्ट्र राज्य बना, वहाँ पूजा करके लेके आए। ये कर्नाटका से पूजा कर कर लेके आए। ये जो है वैष्णवी माता का किसी ने पूजा कर कर लेके आए। ऐसी विचित्र बात है कि मेरे ससुर जी का नाम भी वही है। तो चलिए दोनों हो गए एक ही साथ। तो आपको ये दुविधा घर में नहीं हुई कि बेटे को बुला रहे हैं तो ससुर जी चले आए? नहीं नहीं, बेटे को तो प्यार के नाम से बुलाता है, ससुर जी के नाम से थोड़ी बुला पाएंगे हम लोग। और हम दलित, एससी, एसटी उन सारे बस्तियों में जाकर आ चुके हैं। हमको पता है उनके जरूरतें क्या हैं और उसको हम जब तक पूर्ण नहीं करेंगे, हम भगवान से भी लड़ेंगे, हमको लेके मत जाना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, हमारे खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो इस देश में जो चुनाव चल रहा है और इस देश में जो राजनीति चल रही है, उसको थोड़ा टॉप एंगल पर, जो हमारे शो का थीम भी है कि थोड़ा ऊपर उठकर चीज़ों को देखें तो बहुत स्पष्ट नज़र आती हैं। उस पर हमारी मदद करेंगी उन चीज़ों को देखने और समझने में, और हमारे साथ माधवी लता मौजूद हैं। नमस्कारम, मीरू एल्ला एनारू। చాలా బాగున్నారు. So nice of you really to make that an attempt. Amazing. माधवी जी, पहले तो ये बताइए कि अ, आप मतलब आई हैं और छाई हैं वाला हिसाब हो गया, हर जगह आपकी चर्चा है। और पहले हैदराबाद मतलब ओवैसी होता था, अभी हैदराबाद मतलब माधवी लता हो गया, और देश भर में आपकी चर्चा है। हैदराबाद में तो आप काम करती रही तो थी चर्चा, लेकिन देश भर में चर्चा है। मुझे पहले ये बताइए कि फिल्म स्टार्स को ये एकदम से स्टारडम मिलता है, ये समझ में आता है, नेताओं को थोड़ा कम नसीब होता है। आपको ये जो चर्चा, ये प्यार मिल रहा है, ये कैसा फीलिंग, और ये आपको क्यों लग रहा है लोग इतना आपसे ज्यादा क्यों जुड़ रहे हैं? भैया एक बात तो मैं कह सकती हूँ कि जब मैं पॉलिटिक्स में जो 45 डेज पहले मेरा एंट्री हुआ था, जिस दिन टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके पहले तक मैं जो काम कर रही थी वो बहुत ही सनातन का काम था, समाज सेविका का काम था। एक औरत के तहत जो मुझसे हो सके वो काम कर रही थी। लेकिन एक बार जब पॉलिटिकल एंट्री आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दायित्व अभी और ओपनली, यानी कि मेरा और जिस प्रकार से ज्यादती हो रहे थे मेरे कॉन्स्टिट्युएंसी में, अभी खुल्लम ओपन बात करने का समय आ गया है। क्योंकि हर एक पद का, यानी कि एक जो दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, उसके बारे में काम करना और उस तहत लोगों तक एक सच्चाई को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। सो जब मुझे उम्मीदवार घोषणा किया गया था हैदराबाद के बारे में, तो सबसे पहले दायित्व तो मेरा ये है कि मैं हैदराबाद के बारे में हर वो सच प्रजा को दे दूं। क्योंकि प्रजा कैसे जाकर मतदाता बनते हैं बताइए? वो किस बलबूते पर वोट डालते हैं? सच्चाई के बलबूते पे वोट डालते हैं। तो उनको पता चलना चाहिए कि क्या सच है, क्या झूठ है।
बाद में उनका निर्णय है। तो सबसे बड़ा दायित्व था वो मेरा, जो मैं निभाने की जिस हद तक मैं कर सकती हूँ, मैंने पूर्ण कोशिश की। अब इस कोशिश में अगर प्रजा सिर्फ हैदराबाद लोकसभा का ही नहीं है, तेलंगाना का ही नहीं, अगर पूरा देश प्रजा मुझे चाहते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। आपको ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है कि इतना प्यार? आप यकीन नहीं करते, मेरे आँख में कई बार आँसू निकल के पड़े हैं, क्योंकि मैंने ये सोचकर कभी नहीं किया है कि इतना सोचने पर नहीं कर सकते ऐसा काम। आप जब तक अपने आप को भी, जान को भी झोंके में डालकर डालकर आगे बढ़ोगे आप, सिर्फ न्याय, न्याय, न्याय के भूत जो सवार रहा था मेरे ऊपर कि मुझे पूरा बाहर निकालना है, यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे दलदल में है, जिस प्रकार से उनके तकलीफें हैं, पानी नहीं मिलता वहाँ पर, रोड साफ नहीं है, कचरा कुंडियाँ हैं, ड्रेनेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिलता है। हैदराबाद में? भैया ये तो बहुत छोटे से प्रॉब्लम्स है। ऑटो वालों का रोजगार नहीं चलता है, कई फाइनेंस में पड़े हैं ऑटो, रिक्शा वालों का मेहनत है, ऊपर से गर्मी का मौसम है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इतने सारे गरीबी, दुख, दर्द, जो मजहब का नाम नहीं जानता। मुझे सबसे सबसे तकलीफ होती है जब मैं उनके पास जाती हूँ। ऐसा कई जगह हुआ जहाँ पे मैं वोट नहीं मांग पाई उन लोगों को देखकर। बस मैं उनको एक ही बात बताई, अगर आप समझते हो, अगर आपको यकीन है, भरोसा कर सकते हो कि आपके यहाँ दीदी आई है, एक माँ आई है, तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। आप वोट डालना चाहते तो डालिए। बिकॉज़ ये मेरे लिए इतनी इमोशनल की बात हो गई, क्योंकि आई एम नॉट समबडी सीज़न्ड। आप जाते हो किसी के, उनको पहले से वो देख रहे हो आप उनको कि घर नहीं है, बेवा है, कोई छोड़ के चले गए, बच्चे हैं, गरीबी है, एससी है, एसटी है। आप उनके पास जाकर जब वोट माँगते हो ना, उससे बड़ी खुदगर्ज़ी का काम नहीं दिखा मुझे। आई दैट्स नॉट माय पर्सनैलिटी, वो नहीं हूँ मैं पहले देकर फिर बात करने वालों में से हूँ। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करते, मैं जितने सारे पसमंदे औरतों को मदद करने के लिए उनके घर गई थी, जहाँ पर इकट्ठा होते थे 60-70 लोग। मैं 1 महीने का राशन, अपनी मेहनत का पैसों का 1 महीने का राशन साथ लेके जाती थी, उनके दर्द सुनने के लिए। उस मिजाज की औरत हूँ मैं। फिर बाद में उनको मेडिकल कैंप्स करवाना, तो मुझे जो हो सकता है पहले मैं करती हूँ, फिर बाद में उनके दुखियारे जो है, एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाती हूँ, मैं लिख लेती हूँ उसमें, जो आपका ये तकलीफ है, ये तकलीफ, ठीक है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। ये सब मैं समाज सेविका के तौर पर करी हूँ। लेकिन एक नेता के तौर पर मैं पहले जाके वोट मांग रही हूँ, जो मेरा पर्सनैलिटी नहीं है, जो व्यक्तित्व नहीं है मेरा। मुझे बहुत मुश्किल हुआ है वो करते वक्त। मैं देख रहा हूँ अभी बोलते-बोलते हुए भी आप थोड़ी भावुक हाँ, हो जा। क्योंकि मैं वो हर दिन वो मेरे सामने, वो भूलने वाली बात नहीं है। आवाम जिस प्रकार से हैदराबाद में जी रही है, वो अगर कोई इंसान है तो भूल नहीं सकता उसको। उसको खुदगर्ज़ी के लिए, अपने लिए उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। उनके लिए काम करना पड़ेगा। वो जनता जनार्दन है, वो चाहे किसी मज़हब का हो। ये मज़हब के नाम पे जो खुदगर्ज़ लोग अपना क्या बोलते हैं, अपना जो साम्राज्य बना लिए हैं, अपना जो ये एक एक प्रकार का अपना ज़िंदगी बसा ली है वहाँ पर। मेरा तो समझ के बाहर है, ऐसा भी कोई हो सकता है पर क्या? माधवी जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि आप अभी वहाँ पर कैंडिडेट हैं, बात कर रही हैं, आपकी आपकी आँखों में आँसू आ जा रहे हैं। लेकिन वो जो परिवार जो 40 साल से वहाँ पर जीत रहा है, ओवैसी परिवार, वो इतनी तकलीफ के बाद भी लोग अगर ये तकलीफ है, तो क्यों ओवैसी खानदान को वोट करते हैं? आपने देखा 13 मई को जिस प्रकार से मैं भाग रही थी, बताइए उस भागम-दौड़ी में क्या-क्या आपने नहीं देखा? गलत वोटिंग भी देखा हम लोगों ने, बोगस वोटिंग भी देखा हम लोगों ने, रिगिंग भी देखा हम लोगों ने। अगर कोई इंसान सच्ची तरह से लोगों के प्यार से जीत रहा, तो ये सब क्यों कर रहे थे?
उनकी क्या ज़रूरत है पुलिस को गलत रास्ते पे इस्तेमाल करने? आप कह रही हैं हैदराबाद में बोगस वोटिंग हुई है? बहुत सारा हुई है। कितनों ने अगर आवाज़ उठाकर बोल भी दे उसके बारे में उस दिन हिम्मत कर, उसके बाद उनके घर जाकर धमकियाँ देना शुरू हो गए। बताइए तो सही, कहाँ का सच्चाई, कहाँ न्याय है ये? अगर इतने सारे प्यार से अगर वोट डाल रहे थे असदुद्दीन जी को, तो क्यों कर रहे थे ये गलत काम? क्यों गुंडे मेरे ऊपर आ गए उस दिन? मैंने तो किसी गुंडों को साथ लेके नहीं गई। मैंने अपने गुंडों को असदुद्दीन जी के ऊपर तो नहीं डाली है। उनके गुंडे तो मेरे ऊपर आए। किस बात का डर है तो फिर आपको? किस बात का डर है आपको? अगर आपको लगता है आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से जीत रहे तो बड़ी शांत रहना चाहिए ना आपका मिजाज। आप क्यों एफआईआर पे एफआईआर डलवाई मेरे ऊपर? मैंने तो किसी को छुआ तक नहीं वहां पर। पर वो कह रहे हैं आपने बुर्का उठा-उठा के वोटर्स हाँ, चेक तो किए। फिर कौन से वीडियो में मैंने किसी औरत को टच करते हुए देखा वो लोगों ने? मैंने किसी को टच किया है? यहाँ तक कि उनके एमआईएम के एजेंट ने असदुद्दीन जी के जो पोलिंग एजेंट रहते हैं, वो माँ बहन के गालियाँ दे रहे थे। वो मुगलपुरा के चौरस्ता में मुझे अटैक किया है। मैं तो बड़े विनम्रता से बात करी थी लेडीज़ से, वो भी 2 बूथों में। उसके बाद तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करने लग गई। भैया ये आपकी ज़िम्मेदारी है, लेडी पुलिस को तो बताइए, तैनात क्यों किया है लेडी पुलिस को? वो बोले मना करें, नहीं, हमको कोई पूछे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे वो, हमको ऑर्डर्स मिलना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं हैदराबाद में जब वोटिंग हो रही थी तो महिला पुलिस बुर्का उठा के चेक नहीं कर रही थी? मना कर दिए, बोले चेक नहीं कर तो मेरे से मना कर दिए तो बोले हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि उनको इस प्रकार के किसी का ऑर्डर्स नहीं थे उनको। और जब मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पूछी हूँ, वो बोलते कितनों का करना है हम लोगों को? बोलते कितनों का करना है? हालाँकि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जितने भी मुसलमान स्त्री वहाँ पे आए थे, वो लोग तैयार थे दिखाने के लिए। तो यही बता रही हूँ, ये ऐसा एक मानसिक तौर पर ये लोग षड्यंत्र रचाकर छोड़ देते हैं और आवाम पे डालते हैं इसको। हालाँकि आवाम कभी भी पीछे नहीं हटती है। मुझे पता है कोई भी मुसलमान स्त्री पीछे नहीं हटती है अगर ये रूल है, क्योंकि यही लेडीज़ जब यही मुसलमान स्त्री जब फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं तो दिखाती है ना, कहाँ मना करते हैं ये लोग। यही जब जीएचएमसी वाले आकर आपका वोटर आईडी बनाते हो तो वही तो फ़ोटो लेते हैं ना। तो ये लोग फ़ोटो लेते हैं ना, तो कहाँ इनकारते ये लोग। यही तो लेडीज़ है ना, जब इनको वोटर आईडी बनाना रहता है तब भी तो यही जीएचएमसी वाले आके फ़ोटो लेते हैं ना, कहाँ नकारते ये लोग। ये लोग ना हिंदू मुसलमान का दरार पैदा करते। मुसलमान औरत, औरत कहकर नहीं। जब मैंने उनसे पूछा, वो बड़ी शांति से दिखाए मुझे और इसके बाद मैंने उनको थैंक्स भी बोला है और उनसे माफ़ी भी माँगी क्योंकि माफ़ करना माँ ये लोग नहीं कर रहे, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ और ये सही तरीके पे चलना चाहिए। इनको तो पड़ा नहीं, लेकिन मुझे तो देखना पड़ता ना। लेट कोई बात नहीं अम्मा, ठीक है, हम दिखा देंगे आपको। लेकिन इस आड़ में ये लोग क्या करते हैं ना, इसका फ़ायदा उठाकर, गलत फ़ायदा उठाकर, ये लोग अगर आधा दिन ऐसा चल गया, कोई नहीं टच कर रहे, एक कल्चरल फोर्सेबल लगा देते हैं, ज़बरदस्ती से कि नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। तभी जाके बाकी का आधा दिन जो मन में आए, मर्ज़ी में आए कर सकते हैं ना ये लोग। हुँ। समझ रहे हैं आप? एक स्कैम है, एक मानसिक तौर पर एक षड्यंत्र है। अगर जो सुबह आने वाले जो सच्ची आवाम है, अगर आप उनको बुर्का ना, फेस मास्क ना देखने का अगर आपने एक ऐसा एक माहौल बना कल्चरली दिया। एक माहौल बना दिए आप, तो लोग आते रहते, जाते रहते, उनको इतना पता नहीं तो फिर चलता। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? उनका काम है ये सब देखना करना जब नियम सबके लिए बराबर है? भैया शायद ये सवाल आप किसी दिन चुनाव आयोग वालों को बुलाकर कर दीजिए, क्योंकि मैं आम जनता में से हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी है, काफ़ी मेहनत से लड़ाई लड़ी है। अभी ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, अब उनके जवाब तो मैं कहाँ से दे दूँ आपको? पर माधवी जी हो सकता है बहुत लोग ये कहेंगे कि ये आप अपनी हो सकता है आप हार रही हो इसलिए उसका बेस तैयार कर रही हैं कि मैं इसलिए हार गई क्योंकि बोगस वोटिंग हुई। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई कारण देने से क्या फ़र्क पड़ता है? सच्चाई तभी भी सच्चाई रह जाती है ना।
जो लोग ऐसे बातें करते हैं, उन लोगों का सोच विचार काफ़ी छोटी है। मैंने कभी भी मेरा हार, मेरा जीत जो भी है, उसके लिए कारण कभी नहीं ढूँढती हूँ मैं, कि किसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से ये हुआ। जो भी है सारा देश के सामने है। मैंने तो एक बंद कमरे में तो नहीं लड़ी ना। अगर मैं कहूँगी कि इसके वजह से ये हुआ है, तो क्या आवाम इतनी बुद्धिहीन है? अंधे हैं आवाम? अब तो सिर्फ हैदराबाद तो छोड़िए भाई साहब, पूरा देश क्या दुनिया देख चुकी है उस दिन। ये जो लोग ये सारे बातें कहते हैं ना, तो ये बात करने वाले स्वयं एक बिल्ली के तरह है जो आंख बंद कर कर दूध पीते रहते हैं। मैंने तो लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी हूं मैंने हिम्मत का जंग लड़ी हूं। कई हजारों गुंडे मेरे ऊपर आने के बावजूद भी डटे ठहरी हूं मैं। उसके बाद भी मैंने पोलिंग बूथ्स को गई हूं। और रात के 6:30 बजे पे भी एक एक एमआईएम कॉरपोरेटर के घर में पोलिंग बूथ रखे। कहीं आपने सुना है कॉरपोरेटर के घर में पोलिंग बूथ रहना? ऊपर कॉरपोरेटर का घर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक पोलिंग बूथ है। ये बताइए आप। बाकी का सब आप बोलेंगे ठीक है, सब बात मान लूंगी मैं। वहां पुलिस नहीं थे, बाहर दरवाजा बंद कर कर अंदर ये लोग अपने कारनामे कर रहे थे। कहीं आपने सुना है एज पर इलेक्शन कमीशन रूल एंड रेगुलेशन, एमआईएम कॉरपोरेटर के घर के अंदर ही ग्राउंड फ्लोर में आप पोलिंग बूथ रख रहे हो और ऊपर उनका घर है, और बाहर पुलिस निकल गए, अंदर लोग बैठकर मार रहे हैं, और उसका मैंने वीडियो तक निकाल कर बाहर भी, इट हैज गॉन वायरल। अब ये क्या बताऊं? हाँ, जब इतना सारा करने के बावजूद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट का क्या अहमियत है, ये बताइए मुझे। अभी क्या वो डेमोक्रेसी है? अभी आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आपको ग्राउंड पे, चूँकि हमने वीडियोज़ देखे कि लोग आपसे मिल रहे थे। हमने जब वोटिंग के बाद लोगों से बात की, तो ऐसा लगा कि बहुत स्पष्ट जो है 2 फाड़ दिखा। हमने जब हिंदू वोटर से पूछा तो वो माधवी-लता कर रहे थे, और मुसलमानों से पूछा तो वो ओवैसी कर रहे थे। ग्राउंड की रियलिटी हैदराबाद की क्या है? आप जीत सकती हैं, ओवैसी का किला ढह सकता है, आपको लग रहा है आज की डेट में? वोटिंग के बाद? मैं एक बात कह सकती हूँ कि ये इतिहास का ही एक चर्चनीय इलेक्शन है। अभी इसमें हार या जीत से भी मुद्दा आगे निकल चुका है। ये न्याय और अन्याय का मुद्दा है। इतना सारा अन्याय होने के बावजूद भी क्या इलेक्शन कमीशन इसको मानना चाह रहा है? ये है मेरा सवाल। क्या इस कॉन्स्टिट्युएंसी में हार या जीत, इतने सच्चाई बाहर निकलने के बाद भी इलेक्शन कमीशन इसको अभी भी मानता है कि ये एक डेमोक्रेसी के बलबूते पे हुआ है ये इलेक्शंस? क्या मुझे न्याय हुआ है वहां पर? क्या मेरे प्रजा को न्याय हुआ है वहां पर? क्या हमारे माने मेरे हिंदू और मुसलमान भाई दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, कई हमारे लोगों का वोट्स डिलीट कर कर जो लोग वहां पर बोगसिंग किए हैं, क्या उस पर कोई प्रतिस्पंदना नहीं होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? वो बस ऐलान कर देंगे रिजल्ट? ये सवाल करना है मुझे। आपको लग रहा है आपके साथ हैदराबाद में अन्याय हुआ है? लगने की बात क्या है? लड़ाई 144 सेक्शन जहां रहना था, बताइए तो सब बताइए तो, वहां इतना सारा लोग ऊपर आकर चिल्लाते, गाली देते, मुझे मारने की धमकी दे रहे थे, तो क्या हो रहा है वहां पर? उस तहत तो सारा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के हाथों में तो रहता है, उन्हीं के दरमियान तो रहता है। आपको माँ की गाली भी दी? हाँ, जो शायद मैं आज तक अपने ज़बान से नहीं ले सकती, जिस भगवान का नाम से मैं प्रार्थना और पूजा करती हूँ, आप बताइए उस मुँह से मैं क्या बात करूँगी? ये देखिए, इस प्रकार से मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ हैदराबाद विकास जी को मैंने कांस्टेंट मैसेजेस रखा था उनको। देयर वाज़ नो आंसर फ्रॉम हिम। 18 कॉल्स किया मैंने उनको, कोई आंसर नहीं था विकास राज जी से मेरे को।
ये जब वोटिंग चल रही हाँ थी। जी, 13 मई देखिए आप, 13 मई 2024 राइट। इट इज़ देयर। और टाइम भी दिखा दीजिए हाँ, कितना है? टाइम भी देखिए इसके अंदर 8:35 सुबह-सुबह, हुँ। 8:35 मॉर्निंग। और यही मैं देखिए फिर बाद में अराउंड 4:55 इवनिंग भी मैंने उनको फिर से डाला कि दिस बूथ आईडीज़ इज़ नॉट बीइंग चेक्ड विथ द फेस। नो रिएक्शन। आई हैव कॉल्ड हिम 18 टाइम्स, वो भी दिखा दूँगी मैं आपको। अब आप बताइए मुझे, एक आम जनता से आई हुई नेता मेरे जैसे क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास इसका कोई हल है, आप बताइए आप कहाँ से नई पीढ़ी, युवा और महिलाएँ आकर पॉलिटिक्स जॉइन कर सकते हैं? हिम्मत कैसे आएगी उनको? अगर किसी मोहल्ले में मेरे मे मेरे मुझे कुछ हो जाता, अगर कोई मुझे मार डालते, क्या आप किसी को यहाँ तक आने की हिम्मत दे पा रहे हैं आप? माधवी जी, आपको अगर पुलिस के सामने माँ-बहन की गाली पड़ रही थी और कई लोगों ने आपको घेर रखा था, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या आपकी जान को भी खतरा है? क्यों नहीं था? बिल्कुल था। क्यों नहीं रहेगा खतरा बताइए? कम से कम वो तो मेन रोड था। उस मुगलपुरा के मेन रोड पर आने से पहले ही कहीं मोहल बस्ती मोहल्ले में जहाँ पर मैं पोलिंग बूथ्स को तैनात के तौर पे जाकर क्या हो रहा है, हमारा एजेंट का क्या हालत है, कोई कई जगह पे एजेंटों को भी डराया धमकाया जा रहा था। जब मैंने ये कोशिश की है जाकर पता लगाने के लिए, इतने सारे बदमाश गुंडे मोटर बाइक्स पे उस पे हमारा पीछे कर रहे थे, हमारा रास्ता रोक रहे थे। हाँ, अलग बात है कि मैंने उसका कोई अ, डरी नहीं और उसका कोई महत्वपूर्ण मैंने मैंने नहीं दी उसको। आई हैव नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंस टू इट। अहमियत नहीं दी मैं। लेकिन कुछ भी तो हो सकता था ना। मेरा हिम्मत और मेरा भगवान और मेरे प्यार लोगों का मेरा प्रति निकाल दिया मुझे। मुझे फोन्स भी आ रहे थे पूरा दिन, देख लेंगे तुमको, देख लेंगे, क्या है ये, क्या समझ रही है अपने आप को, नहीं छोड़ेंगे। पूरा दिन आ रहे थे हम लोग। एक पॉइंट पे तो हमको वो सुनने का तक टाइम नहीं था हम लोगों को। अगर नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था तो हमको देखना भी नहीं था। माधवी जी, ये जो सारा प्रोसेस है, अभी देखिए इलेक्शन है, आप लाइमलाइट में हैं, पब्लिक भी आपके साथ खड़ी है। आपको इस बात की चिंता नहीं कि अभी इलेक्शन खत्म हो जाएगा और आपको उसी ओवैसी के गढ़ में ही रहना है, हैदराबाद में ही रहना है, जहाँ आप ऑलरेडी कह रही हैं कि आपको इतनी धमकियाँ मिल रही हैं? इतना सोच कर कोई सच्चाई का लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जब भारत देशवासी ने ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी थी, तब उन लोगों को पता भी नहीं था ना कब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाएंगे इस देश को। फिर भी वो लड़े, 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 लड़े। मेरा लड़ाई तो दिख रही है। उन गरीबों का क्या जिनका लड़ाई दिख नहीं रही है सारे देश को। वो तो आज भी लड़ रहे हैं ना। तो मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा। मुझे तो ये हिम्मत करना ही पड़ेगा। मेरे ऊपर ये धमकियाँ मुझे लेना ही पड़ेगा। अगर मुझे कुछ हो जाए उसका भी मुझे स्वागत करना ही पड़ेगा। मैं करूँगी। देखना चाहती हूँ इस तेलंगाना राज्य में किस हद तक पुलिस, वहाँ का राज एमआईएम गिर सकता है। कुछ भी करने के लिए मेरे ऊपर जो औरत न्याय के लिए मज़हब को बाजू रखकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर पीड़ित परिवार के लिए जो ठहरना चाहती है, उनको गिराने के लिए, कुचलने के लिए देखना चाहती हूँ किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। देख लेंगे। लेट मी टेक इट। आई एम रेडी फॉर इट। आपकी इसी हिम्मत के सब कायल हो रखे हैं कि माधवी लता मतलब पावर वुमन जिसको कहते हैं। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। कुछ भी हो जाने दीजिए। मैंने तय करके ही मैदान में मैंने उतरी हूँ। ये लोग मुझे
कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी ये लोग समझ रहे हैं, लोग मेरे मुझे करेंगे या पुलिस से पकड़वाएंगे या मुझे मारेंगे, जो भी करना चाह रहे उनका हर करतूत उनके खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि मैंने निर्णय कर लिया है आखिरी सांस तक मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर उस परिवार के लिए ठहरूंगी जिनका हक है वहां पर आराम से जीना, प्रगति के ओर बढ़ना। आई एम नॉट स्केर्ड नॉर आई एम वरीड। आई एम रेडी फॉर दिस फाइट। इट्स जस्ट स्टार्टेड। जंग तो बस शुरू हुई है। ओह! माधवी जी, लेकिन ये बताइए कि आप तो खुलकर कह रही हैं कि माधवी लता नहीं डरती किसी से। लेकिन क्या आपकी यही सोच कि मैं मरते दम तक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ाई लड़ूँगी लोगों के लिए, ये बात क्या ओवैसी के अंदर घबराहट पैदा कर रही है? वो ओवैसी जाने। मेरा उद्देश्य ओवैसी जी को घबराहट देना नहीं है, मेरा उद्देश्य ओवैसी जी को डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य वहां के लोगों को न्याय दिलाना है। अगर इसके वजह से किसी को घबराहट होती है तो वो जाने, वो मेरा प्रॉब्लम कैसा हो सकता है। मैं उस चीजों पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। होता है तो सो होता है। जहां न्याय है वहां घबराहट होती है ना, जहां न्याय है वहां हिम्मत होती है। माधवी जी, लेकिन ये भी बताइए कि आप तो हैदराबाद में इतने साल से हैं, पॉलिटिक्स में अभी आप कैंडिडेट बन गई, लेकिन समाज सेवा आप एक लंबे समय से कर रही हैं, लोगों के साथ जुड़ती रही हैं। आपने ये ओवैसी फैमिली की पूरी पॉलिटिक्स देखी है। ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये लोग हैदराबाद के हिसाब से अगर बात करूँ, ये क्या चीज़ है? मतलब वहाँ इनकी इतनी कैसे चलती है? क्या पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ पर? जी, जहां तक मेरे समझ में आता है, ये लोग जैसे कि वो एमआईएम पार्टी जो है, वो कासिम रिजवी का जो छोड़ के चले गए, सो पार्टी है रजाकारों के वक्त का पार्टी। इनके दादाजी के पहले के टाइम से ये लोग जो उसको अपना लिए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं लगा है कि ये ऐसा हम लोग यहाँ पर इसको मजबूत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड एक रजाकार पार्टी है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार से जब लेते हैं जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता है, तो आप कैसा इसको इस आवाम में आप लेके आ सकते हो इसको। सबसे पहली बात, तब शायद इनको लगा होगा कि भाई इसको हम एक भड़काऊ स्टाइल में आगे लेके जाएंगे, क्योंकि जनता में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग भी रहते हैं, और जब एक जंग छेड़ती है तो इसमें गलत लोगों का भी मृत्यु होती है, और उनकी भी हो जाती है जिनको इससे कोई लेना देना नहीं होता, आम जनता से भी। जब कोई आम जनता से इसके शिकस्त हो जाते हैं, उनके अंदर ज्यादा एक गुस्सा, एक फायर होती है। ये लोग क्या करते हैं ना, इसका गलत फायदा उठा देते हैं। क्यों? पहली बात तो ये भारत देश का एक पार्टी नहीं है जो लोगों के प्यार या लोगों के दर्द से बनाया गया है। ये रजाकारों ने छोड़ा हुआ सब पार्टी को पकड़ लिए थे ये लोग। तो उसका क्लीन अप बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए एमआईएम को AIMIM में बदल दिए ये लोग। सब पहले नामकरण कर दिए इसको ऑल इंडिया। ओके। सेकेंड थिंग, आप इसको मुस्लिमीन का नाम देकर, क्या आपने कभी मुसलमानों के लिए ठहरे? कभी नहीं ठहरे ये लोग मुसलमानों के लिए। अगर ये लोग मुसलमानों के लिए ठहरते, तब ये कितने बार आवाज उठाकर हासिल भी करना चाहिए था सारे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज जो हड़प लिए गए हैं। अब हिंदुओं के बारे में छोड़ दीजिए, ठीक है, अकबरुद्दीन और असदुद्दीन जी को लगता है हिंदू इनके शत्रु है, पर पता नहीं कौन से हिंदू रेवंत रेड्डी जी इनके दोस्त थे तब तो, कौन से हिंदू बीआरएस के नेता केसीआर जी इनके दोस्त थे, तो वो हिंदू, वो भी हिंदू हुए हैं, तो वो हिंदू इनके दोस्त। आम आम आदमी, आवाम के हिंदू इनके दोस्त नहीं है। जब इनको पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है तब ये हिंदू दोस्त हो जाते हैं, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी इनके दोस्त नहीं बनते। अभी देखिए पिक एंड चूज करते हैं, ये हिंदू मेरा दोस्त, ये हिंदू मेरा दोस्त नहीं है।
ठीक है, रहने दीजिए, वो तो बैरिस्टर पर आप तो कह रहे हो तो साबिजा मुसलमानों के लिए भी नहीं सोच रहे। वही कह रही हूँ मैं, अगर ये लोग वक्फ बोर्ड के भी मेंबर्स हैं, 40 साल से आपका दुनिया चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी तो नहीं है वहां पर। आज ये लोग इतने इल्जाम बीजेपी पे लगाते हैं, नरेंद्र मोदी जी पे लगाते हैं। मैं सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि मैं तो बैरिस्टर नहीं हूं, मैं इतना अक्ल दिमाग मुझे नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, 40 साल से जब एमपी आप है, तकरीबन 30-40 सालों से 7 एमएलए कॉन्स्टिट्युएंसीज आपका है, तो बताइए सही किसका हिम्मत है वहां का वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज खाने के लिए? बस इसका जवाब दे दे और मुझे। आप कह रही हैं वो जो वक्फ की जमीन है वहां हड़प ली गई है हाँ, और वो वैसे ही चुप बैठे हैं। अभी चुप भी जब बैठते हो आप, वहां पे तो कोई बीजेपी का काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी आज जीत भी नहीं रही है, ये तो ओपन फैक्ट है। कहाँ चले गए वो आशुकानी, कहाँ चले गए वो अरब के कॉलेजेस, कहाँ चले गए वो वक्फ बोर्ड्स के प्रॉपर्टीज, कहाँ चले गए वो शमशान मुसलमानों के? हम तो नहीं थे वहां पर। बस एक का जवाब दे दो मुझे, तब एटलीस्ट मुझे तसल्ली मिलेगी कि मुसलमानों के लिए न्याय हुआ है। वैसे एक सवाल ये भी उठता है जो हमने कई बार पूछा भी कि असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद पे इतना चिल्लाते हैं, लेकिन जब वहाँ तेलंगाना में कुछ मस्जिदें टूटी, तो उस तरह से उन्होंने बयान या भाषण नहीं दिए कि एक और मस्जिद शहीद हुई है, हम एक और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, जैसा वो बाबरी मस्जिद के लिए करते हैं। वहाँ तेलंगाना में मस्जिद टूटी है, किसी भी वजह से टूटे, उसके लिए क्यों नहीं वो चिल्लाते? वही तो मेरा सवाल है उनसे, यही तो मैं सवाल करती हूँ उनसे, कि जब अपने भाइयों ने, हैदराबाद का अपने मुसलमान भाइयों ने सालों पहले अपने लिए जो मस्जिद बनाई है, वहीं पे रहने के बावजूद भी आप क्यों उसका संरक्षण नहीं कर पाए? क्यों उसे तोड़ते हुए देख सके आप? अगर कोई खुद का कौम के लिए ठहर सकता ना, तो सबके लिए ठहरेगा। तो ये मैं सारे मुसलमान भाई बहनों से विनम्रता से उनको बोलना चाहती हूँ, भैया ये खुदगर्ज राजनीति है, मत पड़िए आप इसके अंदर। आप इस देश के वासी हैं, और हर हिंदू भाई बहन एक मुसलमान भाई बहन से दोस्ती करना चाहता है, और हर मुसलमान भाई बहन हिंदू भाई बहन से दोस्ती करना चाहता है। देश को कभी मजहब के नाम से बात नहीं करना चाहिए, देश को देशवासियों के तहत पे बात करना चाहिए। ये लोग अपने घर बनाने के लिए, अपने जिंदगियां बनाने के लिए, कई लोगों जो अड़ोस पड़ोस में जीते हैं, उनके बीच में इतना भेदभाव लेके आ गए हैं। मैं अपनी कैंपेनिंग के दरमियान में जितने जगह पे गए, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ, मैं बता रही हूँ भाई, आप यकीन करिए ना करिए, जो प्यार उनके आंखों में है, इतने पाक बच्चे हैं, मुसलमान हिंदू सारे बच्चों को, मैं जिन पसमंदियों के गली में गई हूँ, जिन गरीबों के मोहल्ले में मैं गई, वो है इस देश के बच्चे। मुझे एक ही बात का डर है कि ये खुदगर्ज राजनीति कहीं वो बच्चों को खराब ना कर दे। मैं उम्मीद करती हूँ अगर उन बच्चों को आप गरीबी से हटाओ, पढ़ाई दो, उनको पेट भर के खाना दो, इज्जत दो, अब्दुल कलाम भी बन जाएंगे, वो बहुत कुछ बन सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं, वो मुर्मू जी बन सकते हैं, राकेश शर्मा जो चांद पे गए वो सब बन सकते हैं स्पेस में, इतनी अजहरुद्दीन जी बन सकते हैं, वो कोई भी बन सकता, कपिल देव बन सकते हैं। ये बच्चे में इतना क्षमता है, लेकिन उनका एक ही दर्द है, गरीबी, और गरीबी को कृपया कर कर मजहब का नाम मत दीजिए। पर माधवी जी, आप जब ये कह रही हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए और दोनों आपस में मिलके हैदराबाद में रह रहे हैं और रह सकते हैं, तो एक सवाल फिर ये उठेगा कि जब आपकी कैंपेनिंग चल रही थी तो आप पर दो विजुअल्स हैं। एक है कि भाई आप एक मज़ार में भी जा रही हैं, वहाँ पर भी आप नतमस्तक हो रही हैं और उसका लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखिए अब तो ये मज़ार जा रही हैं, वोट चाहिए तो। और दूसरा कि एक वो तीर चलाने वाला कि मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा कर दिया, या हम 15 सेकंड में जो है वो जवाब दे देंगे, ये सारी चीज़ें। तो क्या इलेक्शन के वक्त आप पे जो आरोप लगे ये सारी चीज़ों के कि आप भी हिंदू मुसलमान कर रही हैं, इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं?
अगर कोई भी आप में से एक 8-9 साल पहले 8-9 महीने पहले जब मैं चैरिटेबल वर्क्स बहुत ज़्यादा तेज़ से कर रही थी, 10 महीने हो गए। अगर आप टाइप करेंगे इस्लाम एक प्यारा मज़हब है, तब तक कोई इलेक्शन का टाइम नहीं था और मैं कभी सोची भी नहीं थी भाजपा मुझे टिकट भी देगा। एक फेडरेशन के एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट मुसलमानों का भाई हमारा कोई बुलाए थे, हमें न्योता दिए थे वहाँ पर, क्योंकि उनको टाई अप चाहिए था। तो मैंने बोले बखूबी से दे देंगे भैया, मिलजुल कर ही तो काम करना है। मेरा पहला स्टेटमेंट उसमें एक ही था। ये देखिए, एक ट्रस्ट जिसका नाम तेलुगु हिंदू में है, एक ट्रस्ट जो मुसलमान इस्लाम नाम है, ये दोनों मिलकर अवाम के लिए काम करना चाहते हैं। ये है भारत देश। इसी को कायम रखेंगे भैया, क्योंकि इस्लाम भी एक प्यारा मजहब है। मैंने बताया था उसी दिन। उसके बाद मुहर्रम जब हुआ था, बताइए मुहर्रम के टाइम पे कहाँ आपका कोई पॉलिटिक्स या मेरा डिक्लेरेशन हुआ था? कोई तो नहीं जानते थे मुझे। मैं मुहर्रम में गई थी। बस क्योंकि उस दिन में कोई नहीं जानते मुझे, तो वो लोग एक उदगर्ज लोग जो इसका गलत मतलब निकाले आज, उस दिन उनको मालूम नहीं था मैं कौन हूँ, इसलिए चुप बैठ गए। लेकिन आज जब उनको पता चला कि मैं दोनों मजहब से इतना ही बराबरी प्यार करती हूँ और दोनों मजहब से आने वाले गरीबों का एक ही प्रकार से मैं उनका मदद करना चाहती हूँ या उनके साथ ठहरना चाहती हूँ, या उससे भी ज़्यादा मजहबों का भी, इनको खटकने लग गया। क्योंकि इस प्रकार का सबका साथ सबका विकास सोच विचार लेके आगे बढ़ने वाले का टक्कर नहीं हुआ इनके साथ। तो अभी क्या करना है इनको? वैसे तो मैनिफेस्टो है नहीं इनके पास, वैसे तो तरक्की के बारे में बात करने के लिए मुद्दा नहीं है इनके पास, क्योंकि 40 साल से थे ये लोग यहाँ पर। जब 40 साल से थे, आपने कोई तरक्की का मुद्दा क्यों नहीं उठाए, क्यों नहीं कर रहे थे? स्टेट भी है आपका, सेंटर का फंड्स आप दिखा सकते हैं, वक्फ बोर्ड फंड्स है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास? पर माधवी जी, फिर सवाल ये कि देश में दूसरे हिस्सों पे ये जाते हैं, वोट मांगते हैं, मुसलमान मुसलमान ही करते हैं, तो इनको वोट नहीं पड़ता। हैदराबाद में इनको वोट क्यों पड़ जाता है फिर? यही तो कह रही हूँ ना भैया, ये लोग यहाँ का जो राज्य है, तेलंगाना राज्य या तेलंगाना से पहले समाख्य आंध्र, यानी आंध्र और तेलंगाना मिला हुआ सा, जब ये लोग तब से एक डील करके रखे हुए हैं स्टेट का पार्टी को, जहां जहां स्टेट पार्टी जीतना तब तब जान चाहती है। इसलिए देखिए, इस गठबंधन में कहीं बीजेपी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप देखा जाए, बीजेपी कभी जीती नहीं थी यहाँ पर। क्यों? एक ही कारण है इसका, एएमआईएम और कांग्रेस, एएमआईएम और बीआरएस मिलकर काम करेंगे, तभी तो जाकर सभी का अपना अपना फायदा होगा। तो एमआईएम को वैसे तो कहा जाता है बीजेपी की बी टीम, आरोप ये लगता है। लेकिन आप देखिए, जब बीआरएस थी तो ओवैसी बीआरएस के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब कांग्रेस की सरकार आई तो ऐसा लग रहा है कि उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है एक हैदराबाद से? क्योंकि इन्हों सारे देश के लिए, मुसलमानों के लिए अपने आप को ऐलान कर चुके हैं ना कि मैं ही एक मसीहा आप सब लोगों के लिए। और इनको डराया भी जाता है कि बीजेपी आपको निकाल देगी, बीजेपी आपसे ये करेगी, वो करेगी। अभी आप ही बताइए, परसेंटेज ले लीजिए आप, कि क्या परसेंटेज है मुसलमानों में जो पढ़े लिखे हैं? तो जो अनपढ़ हैं बेचारे, उनको तो अपने आप उनको पता नहीं है ना। जो बड़े बोलेंगे, जिनको इन बड़े समझते हैं, जो बोलेंगे इनके दिमाग में वही रहेगा। नहीं तो अब एक बात, आज जितने भी मुसलमान आवाम सुन रहे हैं, मेरे पूरे भाई और बहनों और खास करके नौजवानों से, मैं आपको एक ही सवाल करती हूँ। जब अकबरुद्दीन जी ने चुटकी मारकर कहा 15 मिनट, तो ये 15 मिनट में अकबरुद्दीन, असदुद्दीन जी दोनों मिलकर तो सारे को नहीं मारेंगे ना। लेट्स टॉक इट लॉजिकली। ये दोनों ही तो सारे बाकी के आवाम को तो नहीं मारेंगे। इनके साथ इनका जो कहना है हमारे लोग, ये हमारे लोग का कितना नंबर तादाद है? सिर्फ उनके साथ फिरने वाले एक 1000 लोग, या पूरे 17 से लेके 20 करोड़? किसके बारे में अपने कह रहे थे?
हम दिखा देंगे हम कौन है, कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, ये हम लोग जब आप बाकी के अवाम को मार डालोगे तो ये हमको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो नुकसान किसका हो रहा था वहां पर? जिसने मारा, इस जोश में आकर, इस भड़काऊ स्पीच में आकर, और उसका भी जो मारा गया है। तो उन लोगों के 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा, अरे मेरे अपनों के ही मैं भड़का रहा हूं, बेचारा मेरा अपना मुसलमान भाई, मेरा अपना मुसलमान बच्चा ये भड़काऊ भाषण में आकर चाकू उठाएगा, जो मन में आए उठाएगा, जाके किसी को मार डालेगा, कल का इसका भविष्य क्या होगा? इसकी मां रोएगी। नहीं है आपको इस बात का सोच विचार? बस भड़का दोगे आप नौजवानों को। आप लंदन भाग सकते हो, ये बच्चा कहाँ भागेगा? इसकी माँ कहाँ भागेगी? घर में शादी के लिए छोटी बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, पेट से हो सकती है वो लड़की, छोटा सा बच्चा हो सकता है घर में। कहाँ जाएगा वो परिवार? जिस हिंदू परिवार पे मार डाला गया, वो परिवार कहाँ जाएगा? जो मुसलमान परिवार जाके मारा है, वो परिवार कहाँ जाएगा? उसका तो हैसियत नहीं है कोई लंदन अमेरिका भागने का। यह है राजनीति, यह है मसीहा खुद के अवाम और कौम के लिए। पर वो कहते हैं छोटे को तो मैंने रोक के रखा है। क्या छोटे इतने खतरनाक हैं क्या? भैया ये जितने भी बातें आज तक करते गए ना, बेचारे लोग इसका गहराई ना समझते हुए इनको तालियां बजाते आए। लेकिन जिस दिन ये अवाम समझने का प्रयत्न करेगी कि इनके सारे भड़काऊ भाषण में हमारा भविष्य कहीं का ना रहेगा, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। जिस मोदी जी का पूर्ण प्रयास यही है कि यहाँ पर हर गरीब आगे बढ़ना चाहिए, बिना मजहब को बीच में लाते हुए, अगर उस मोदी भाई का उद्देश्य ना समझते हुए अगर ये बच्चे, ये नौजवान अकबरुद्दीन, असदुद्दीन के भड़काऊ भाषण में आएंगे तो खुद के परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। ये एक वक्त आ गया है, यही है मेरा, मैं अपना अर्जी डालती हूँ, गवर्नमेंट के पास अर्जी डालती हूँ, लेकिन मैं आवाम के सामने मेरा अर्जी डालती हूँ कि सारे नौजवान, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, कृपया करके इस प्रकार के भड़काऊ भाषण में मत आइए। क्योंकि क्या हम अपने खुद के बच्चों को भिजाते क्या दंगों में? बताइए, डर नहीं लगता हमको कि हमारे बच्चे घर वापस आएंगे नहीं आएंगे? तो किसी माँ का बच्चे को भड़का कर हम कैसा भिजा सकते? किसने दिया हमको हक? किसने दिया हमको हक कि सामान्य जनता से, आवाम से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, वो उसको भड़का कर उसका जिंदगी बर्बाद करने का हक हमने किसको दिया? अगर ये भड़काने वाले ये नहीं समझते हैं, भड़कने वालों को तो समझना पड़ेगा ना। भैया ये तो मेरा खुद का घर बर्बाद हो रहा है, मैं खुद अपनों को ही मार डाल रहा हूं, क्या फायदा है इससे? मैं जहां का वहां ही रहूंगा। बहुत या बहुत गहरी बात आप कह रही हैं। और जो कई बार हम लोग भी कहते हैं कि जो लोग आपको कहते हैं कि सर तन से जुदा के नारे लगाओ, अल्टीमेटली सर तन से जुदा के नारे लगाकर अगर कोई कार्रवाई होगी तो आपको जाना पड़ता है जेल, है आपके ना बच्चों को भैया, जाना पड़ता है, नेता के बच्चा थोड़ी जाता है। तोड़ ही जाता है। जो लोगों ने कश्मीर में बच्चों से पत्थर फेंकवाए, उनके खुद के बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे। एग्जैक्टली तो ये लोगों को समझना भैया, ये पड़ेगा। तोड़ी भगत सिंह है, देश के लिए सर कटवाने वाले तोड़ी है ये? नहीं है भैया, नहीं है। ये लोग जो नेता अपनों के लिए गुंडों के बीच में जाकर न्याय के लिए लड़ते हैं, वो कभी भड़काऊ भाषण नहीं देते। सारे अवाम हमारे बच्चों के जैसा है। जो हम अपने बच्चों के प्रति नहीं कर सकते हैं, वो आवाम के साथ नहीं करना चाहिए। जो हम अपने बच्चों के प्रति करना चाहते हैं, वही एक नेता आवाम के साथ भी करना चाहिए। ये बात जब आवाम समझेगी, तब ऐसे भड़काऊ भाषण और स्वार्थी खुदगर्ज नेताओं का अंत आ जाएगा। माधवी जी, आप
साउथ के कुछ नेता, आप और अन्नामलाई जी खास करके, बड़ी आपकी डिमांड है, नॉर्थ इंडिया में भी आप लोग प्रचार के लिए जा रही हैं। इधर जो आप घूम-घूम के प्रचार कर रही हैं, इसमें आपको क्या माहौल दिख रहा है? ये 400 पार वाली हकीकत हो सकती है? आपको लग रहा है पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है? भैया पब्लिक बड़े जोश में है, बड़े जोश में। मैंने कहा ना, मैं मुंबई में भी देखा मैंने, एक 4 विधानसभाओं को भी मैं गई थी और यहाँ पे भी दिल्ली में भी गई थी। भाई तो लोग तो बड़े-बड़े जोश में हैं। पर दिल्ली में तो केजरीवाल जी हैं, उनको कैसे आप मात देंगी? वो तो कह रहे हैं मुझे जेल जाने से रोकने के लिए आप वोट कीजिए हमको। भैया वो बहुत पढ़े लिखे हैं केजरीवाल साहब, वो आईआईटीएन हैं और ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं। अन्ना हजारे जी के साथ वो एंटी करप्शन के लिए बैठे भी हैं। जब इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, तजुर्बेदार होते हैं, तो हम उनसे वैसे ही काम उम्मीद करते हैं। मैं तो एक आम जनता, एक औरत के जैसे ही बात कर सकती हूँ इस मुद्दे पर। लोगों को वोट जेल जाने से या ना जाने से रोकने के लिए नहीं देना चाहिए। लोगों को इसलिए वोट देना चाहिए कि इस लीडर में क्षमता है उनका संरक्षण करने के लिए। काश केजरीवाल जी खरे ठहरते, निकलते लोगों का नहीं, जो विश्वास पर उन्होंने अब तक जो जीतते आए, जिस गरीबी से, जिस मध्य वर्ग कुटुंब से आए, परिवार से आए, अगर वहीं का वहीं वो रह जाते, शायद शोभा बनते हो। अगर केजरीवाल जी 1 मिनट के लिए भी स्वाति जी के बारे में सोचते, तो महान बन जाते थे लोगों के दिल में। उसके लिए वोट मांगना चाहिए था, शायद जेल जाने ना जाने के लिए नहीं। हम उम्मीद करते पढ़े लिखे नेताओं से कि आप कुछ भी हो जाए लोगों के लिए ठहरना चाहिए। अगर आप ही बदल जाओगे राजनीति में आने के बाद, तो आप किसके लिए एक आइडल रोल मॉडल बन रहे हो भैया? अगर आप पुलिस ऑफिसर कहता है मैं पुलिस ऑफिसर बनने के दिन, एक डॉक्टर कहता है मैं डॉक्टर बनने के दिन, एक ब्यूरोक्रेट कहता है मैं ब्यूरोक्रेट बनने के दिन, हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं हम देश के लिए काम करेंगे। वही तो नेता भी जीतने के बाद पार्लियामेंट में लेते हैं ना प्रतिज्ञा, वो तो लेते हैं ना, कुछ भी हो जाए हम लोगों के लिए काम करेंगे। क्या है तो फिर ये? तो आपको यकीन है कि स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है सीएम हाउस में? क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी उल्टा कह रही है, वो कह रही है वो फंसा रही हैं केजरीवाल के पीएस को। भैया अगर वो फंसा रही है तो कैमरा रिकॉर्डिंग को टैम्पर क्यों किया गया है? ठीक है भाई, हम भी तो नहीं थे वहां पर, जो हम नहीं थे हमको बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम तो स्वाति जी जब मार खा रही थी या नहीं खा रही थी, तो टैम्पर करने की क्या जरूरत है? तो स्वयं सीएम का घर है, सच्चाई सच्चाई बाहर आ जाती थी, रखना था वैसे ही। हम सिंपल बात कर रहे हैं ना भैया, हम तो कोई घुमा फिरा कर तो नहीं बात कर रहे। तब तो आप बैठ सकते थे, जिसके साथ चाहिए उसके साथ बैठ के आप धरना कर सकते थे। आपने टच क्यों किया कैमरा का? इतना सच्चाई था आपके पास, तो सच्चाई ही आपके साथ ठहरता था, खत्म हो जाता था ये खेल पूरा। क्यों डिलीटेड था कैमरा में? कैमरा में डिलीटेड है तो पुलिस ने ही मान लिया है ना, क्यों? किस बात का डर है आपको? तब तो हमको मानना पड़ेगा कि स्वाति जी पे पिटाई हुई है। भैया इतना आसान नहीं है सच से लड़ना। सच से लड़ने के लिए सच्चाई का मार्ग को अपनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, निस्वार्थ रूप से प्रजा के लिए सेवा करने का भावना रहना। आप जो दिल्ली में कैंपेनिंग कर रही हैं, आपको केजरीवाल जी के लिए सेंटिमेंट दिखा लोगों का कि भाई गलत जेल में डाल दिया है? ग्राउंड रियलिटी आपको क्या दिख रही है? ग्राउंड रियलिटी पे तो कोई केजरीवाल जी के बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, जो शायद अच्छा लगे किसी को अच्छा ना लगे। क्योंकि खास कर जब हमने ये मनोज तिवारी जी के उन वहाँ का एक असेंबली में गए थे कल, जहाँ पे संजीव झा जी आपसे जीते हुए थे, बड़ी दर्द
की बात है कि वहाँ पे जो ओपन नाला ड्रेनेज इतना वो खराब था, इतना कचरा था, इतना गार्बेज था वहाँ पर, कचड़े कुंडे। मैं उनमें से पैर रखकर ही मुझे जाना पड़ा एक नुक्कड़ मीटिंग के लिए। मैं तो चौंक गई थी, क्योंकि दिल्ली का इस रूप भी 10 साल के बाद भी ऐसा है, दिल्ली का एक रूप। तो फिर यहाँ पर प्रशासन दिल्ली का क्या कर रहे हैं, अभी दिल्ली वाले जाने। हम तो आए यहाँ पर एक अतिथि के रूप पर, देखने पर तो अच्छा नहीं लगा हमको। माधवी जी, ये भी बताइए कि आपकी पार्टी राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और केजरीवाल की पॉलिटिक्स दोनों को देश के लिए खतरा बताती है। आपकी नज़र में राहुल गांधी और केजरीवाल को अगर आप कंपेयर करती हैं, ज़्यादा किसकी सोच या पॉलिटिक्स खतरनाक लगती है देश के लिए? जो दो लोग, एक पढ़े लिखे केजरीवाल जी, और जिन्होंने यहाँ का ब्यूरोक्रेसी देखे हैं, जो अन्ना हजारे जैसे एक महान पुरुष के साथ थे, वहीं से उनका जन्म हुआ है पॉलिटिशियन का जैसे, जब वो भी प्रजा के साथ नहीं डरते हैं। कांग्रेस जैसे इतना प्राचीन पॉलिटिकल पार्टी, जिसके अधिनेता आज प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी जी भी अन्याय के बारे में आवाज नहीं उठाते हैं, जिनका गठबंधन में रहने के बावजूद भी। मुझे तो ज्यादा क्या बोलते इंटेंस शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे दो लोग, दोनों को जब लोगों का सुरक्षा या औरत की सुरक्षा या ऐसे लोगों के जो कड़ी मेहनत का जो टैक्सेस है, पैसे हैं, उसका कदर नहीं है, ऐसे दो लोग जब जुड़ जाते हैं तो और भी डरने वाली बात है ना। जैसे कि हमको है, हमारे तेलंगाना में कांग्रेस AMI मिल गया है, उसका नतीजा मई 13 तारीख को देख चुके हैं कि पुलिस तक उनके साथ है, सभी उनके साथ है, GHMC उनके साथ है, अन्याय करने के लिए सभी एकत्रित हो गए। क्योंकि मैं स्वयं हूँ उसका साक्षी, कोई और का मैं नहीं बात कर रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पर जब स्वाति अग्रवाल का हुआ था, क्या उम्मीद करते हम लोग कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, कम से कम औरत पे कुछ हुआ है तो तैनात तो करवा दीजिए इसका। राहुल जी को कहना चाहिए था, प्रियंका जी को कहना चाहिए था, सोनिया जी को कहना चाहिए था, क्योंकि वहां पे 2 स्त्री हैं। जब ये मुद्दा भी नहीं उठाते तो मेरे लिए और एक तेलंगाना हो गया ना, तो मैं क्या बात कर पाऊंगी ऐसे। वहां पे तो मैं देख चुकी क्या है असर, अब यहाँ पे भी वैसी असर रहेगा। ये लोग जहां जहां गए गठबंधन करने के लिए, तो ऐसे पार्टियों को उठाए ना जो लोगों के लिए हित में काम करने का उद्देश्य अभी छोड़ दिए हैं। अब उनके साथ जब गठबंधन होता है तो देश को 2 प्रकार के नष्ट होंगे। एक देश के स्तर पर, यानी राष्ट्र के स्तर पर एक, और राज्य के स्तर पर एक, यानी स्टेट लेवल पर एक डेंजर है, नेशनल लेवल पर एक डेंजर है। अगर इस प्रकार का डबल इंजन उन लोगों से सरकार बनती है, तब तो देश के प्रजा को सोने के लिए भी डर आ जाएगा, नींद नहीं लगेगी। अच्छा, आप सोने की बात कर रही हैं, मैं थोड़ा सा अब आपकी पर्सनल लाइफ पे बात करूं। अमूमन हमने देखा है महिलाएं जो हैं वो गले में सोना पहनती हैं, आपने रुद्राक्ष पहना है गले में, हाथ में आपको मैं देख रहा हूँ आपने माता की चुनरी पहनी हुई है, वहाँ रुद्राक्ष है, इतना सब कुछ आपने त्रिपुंड लगाया हुआ है। ये पूरा हिंदुत्व चलता फिरता आपके साथ चल रहा है, ये हमेशा से है? आप यकीन नहीं करते, ये मुझे पिठापुरम बोलते हैं, आंध्रा जो स्टेट राज्य बना, वहां पूजा करके लेके आए थे। ये कर्नाटका से पूजा कर लेके आए। ये जो है वैष्णवी माता का किसी ने पूजा कर लेके आए। ये 2 रुद्राक्ष एक काशी से किसी ने पूजा करके अरे लेके आए। बाप रे। ये महाकाल का पूजा कर लेके आए। अब मैं बताइए, जब इतने प्यार से लोग लेके आते हैं तो खटकते रहता है मुझे कि मैं के काल भैरव से करके लेके आकर पूजा करके दिए, तो उनका प्यार मेरे साथ है। तो आपका ये गहना यही है? अब यही, हाँ, एक ही मेरा खुद का गहना है, काला पोता, जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये पूरे रुद्राक्ष किसी न किसी ने एक 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 करके दिया, पता ना अभी और ज्यादा आएंगे तो मैं क्या करूंगी।
तो मैं बहुत सेंटिमेंट हूँ, लोग इतने प्यार से, और पता है कैसे देते, अम्मा ये पहनना पड़ेगा आपको, अम्मा ये पहनना पड़ेगा आपको। तो पता नहीं मुझे, नहीं तो मैं कोई भी रुद्राक्ष नहीं खरीदती हूँ। मैं कभी भी कोई भी रुद्राक्ष में जाकर शॉप में मैं खरीद कर मैं उसको गले में नहीं पहनती हूँ। ये सारे मेरे अपने मुझे चाहने वाले पूजा करवा कर ही मेरे लिए लेके आए। बस मैं उसी मेरे चाहने वाले, मेरे लिए प्रार्थना करने वालों से यही मैं प्रार्थना करूंगी कि वो इसी प्रार्थना जून 4 तारीख 5 तारीख तक करें, न्याय को जिताने के लिए। मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो शायद मुसलमान भाई बहन वो रहने दीजिए, उनके नमाज में मुझे रखे। अगर वो हिंदू भाई बहन है, मैं उनसे दरख्वास्त यही करती हूँ कि आप अपने प्रार्थना में रखें कि न्याय को जीतना चाहिए, इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा ईसाई भाई बहन है तो मैं वही करूँगी, आप चर्च में करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता को, आवाम को बाहर निकल कर उनको न्याय मिलने के लिए उनको प्रार्थना ये करना। बड़ी बात है, आप न्याय की बात बार-बार कर रही हैं। लेकिन चूँकि मैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ़ खंगाल रहा हूँ, आपके बच्चों को आपने स्कूल नहीं भेजा, 2 बेटी 1 बेटा आपका, आपने घर पर ही पढ़ाया और उसमें से 2 लोग आईआईटी में जा चुके हैं। आप ऐसा क्या घ घ घर में पढ़ा रही हैं और स्कूल क्यों नहीं भेजा उनको? नहीं, इसके बारे में कभी मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है, मैं या मेरे पति। बच्चे रोते हुए मुझे, हम दोनों को अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं आज भी जब कैंपेनिंग जाती हूँ तो बच्चे मेरे सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ भी हो जाए, बच्चे कभी नहीं रोना चाहिए। हाँ, कोई बिस्किट के लिए रो रहे हो वो अलग बात है, चॉकलेट के लिए, कि उनका मन कोई दुखाना नहीं चाहिए। मैं तब बहुत गुस्से में आ जाती। तो मैं बच्चे बिना रोए स्कूल जाना था भैया, वो कभी हुआ नहीं। तो शायद आई एम अ फेल्यूर मदर। मैं शायद उस जगह पे मैं एक्सपर्ट नहीं बन पाई कि इनको स्कूल कैसा भी जाना, और रोना नहीं था तो आपने स्कूल ही स्कूल। छोड़ा दिया? बस वहीं से एक दिन आगे बढ़ा जीवन। तो जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे बिना, क्योंकि मेरे साथ उनके पापा के साथ बहुत खेलते थे बच्चे, मुझे भी बहुत मजा आता था उनसे खेलने, इतना शरारती थे हम सब मिलजुल कर। वहां से पूजा पाठ करना, एक इंसान कैसा बनना चाहिए, दर्द कैसा समझना चाहिए, लोगों को खाना कैसा खिलाना चाहिए। हमारे घर में जो हमको सहायता करने वाले, काम करने वाले रहते थे, उनके बच्चे, हमारे बच्चे मिलजुल कर खेलते थे, बर्थडे करते थे, खाते थे। तो वहां से मुझे एक नया सोच आया कि क्या जरूरत है एक इंसान को, कि आप सुबह से लेकर रात तक स्कूल भी जाओ या इंसान को इंसान बनाओ। वहां से हाँ, ऐसे है कि बच्चों को कहीं ऊपर नीचे गिर कर उठकर संभलना पड़ता है। हर एक हुआ उसके दिन, ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों का जीवन आसान था, बहुत कठिन था उनको, क्योंकि आईआईटी पढ़ना आसान बात नहीं है, आप भी जानते हो। खास कर उन घरों से आने वाले बच्चे जो खाना पीना जिनका निकल जाता है आराम से, तो उनको पता भी नहीं चलता चाहिए क्यों इतना मेहनत क्यों करना चाहिए। कम से कम गरीबी तो लोगों के अंदर एक भड़ास देती है कुछ करने के लिए। ये बच्चों को तो वो जरूरत भी नहीं, तो फिर भी ये लोग मेहनत करें। और 2 बच्चे आईआईटी निकाल चुके हैं, आईआईटी मद्रास में। तो आपने बेटे का नाम रामकृष्ण परमहंस क्यों रखा है? इसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो मुझे रामकृष्ण परमहंस जी, जो जो सन्यासी बोले तो, जो महर्षि के जैसे सेंट जिनको हम करते हैं, बंगाल से हैं। मेरे बहुत बचपन में ही पता नहीं, जब एक मेरे पहचाने पिताजी के दोस्त के घर गई थी, मैं वहाँ पे उनके फ़ोटो देखी थी जब मेरा उम्र 7.5-8 साल का था। वो किसी ने बताया मुझे, कि मैं पूछी ये कौन है? तो वो लोग मुझे बताए ये दुर्गा के पूजा करते हैं। वो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चले गया तब, कि तब से मुझे एक अलग सा प्यार है उन मैं मुझे मुझे वो दुर्गा, वो काली का स्वरूप बचपन से मुझे भाया है वो। तो जो भी उसकी आराधना करते हैं ना, वो यहाँ पे रह जाते हैं। और उसके बाद ये एक ऐसी विचित्र बात है कि मेरे ससुर जी का नाम भी वही है। तो चलिए दोनों हो गए एक ही साथ। तो आपको ये दुविधा घर में नहीं हुई कि बेटे को बुला रहे हैं तो ससुर जी चले आए? नहीं, नहीं, बेटे को तो प्यार के नाम से बुलाते हैं, अच्छा। ससुर जी के नाम से थोड़ी बुला पाएँगे हम लोग। और बहुत मर्यादा करते हैं हम ससुर जी का, बहुत आ प्यार भी करते हैं। तो उसको एक अलग से प्यार का नाम, अभी बच्चों को तो प्यार से कुछ और नाम दे देते, तो ऐसा बुला लेते।
आखिर में आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम खेल रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा। मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं सोचा मुझे क्विज भी देना पड़ता है। जब से मैं मीडिया में आई हूँ मेरा तो क्विज ही क्विज चल रहा है। चलिए कोशिश कर ले। इनमें से बेहतर आपको कौन लगते हैं इन दोनों में, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? इन दोनों में बेटर कौन है? आप बता रहे हो भैया दोनों नहीं। दोनों नहीं। आपके इनसे कोई पर्सनल संबंध है? कभी इनसे मिलती? नहीं, कभी नहीं मिली। नहीं 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 नहीं, कोई पर्सनल नहीं है इनसे, मुझे कोई पर्सनल नहीं है आज तक। इन्होंने कोई पर्सनल इलेक्शंस के पहले तो अलग बात, एक सोशल सर्विस के अलावा जो लास्ट में बहुत इंटेंस करी थी, उसके अलावा इनसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। इन दोनों में बेटर सीएम किसको आप मानती हैं जो रहा या है, केसीआर या रेवंत रेड्डी? भैया दोनों ही हमको तकलीफ दिए। तकलीफ देने वाले में किसको कम तकलीफ देने वाला मानते आप ये पूछ रहे पैर तोड़ा एक ने, हाथ तोड़ा एक ने। एक पैर नहीं है बेहतर है आपको, एक हाथ नहीं है बेहतर है आपको, बताओ तो सही मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा ये बताइए, इन इन इनमें से बेटर पार्टी आपको कौन लगती है, बीआरएस, कांग्रेस या एआईएमआईएम? तीनों में अगर कम। भगवान बचाए मेरे प्रजा को इनसे, भैया भगवान बचाए मेरे प्रजा को इनसे। अच्छा, आपको इनमें से फेवरेट फील्ड कौन सी लगती है, समाज सेवा, पॉलिटिक्स या एक्टिंग? पॉलिटिक्स से मिला हुआ समाज सेवा, समाज सेवा से मिला हुआ पॉलिटिक्स, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के समाज सेवा विकलांग हो जाती है, और बिना समाज सेवा के सोच विचार के पॉलिटिक्स भी एक विकलांग है। एक पॉलिटिशियन को समाज सेवा की दृक्पथा होना चाहिए। आपको टिकट कैसे मिला, मतलब इसकी कहानी क्या है? मुझे नहीं मालूम। ये इलेक्शंस हो जाने के बाद आपको किसी दिन हमारे वरिष्ठ नेता दिल्ली वालों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी जानना है ये बात कि उनको क्यों लगा कि वो मुझे सीट देना चाहिए। मैं भी इस जवाब के तलाश में हो। जिस दिन आपको मिल जाएगा फिर से पॉडकास्ट कर लेना मेरे से, नहीं तो कम से कम मैसेज तो भी डाल देना मुझे भैया। आपको याद है मोदी जी से आपकी पहली मुलाकात? मल्काजीगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, जब एक 15-20 सेकंड के लिए हम उनको नमन करे और निकल गए वहां से। ये वो सीट के बाद है। अच्छा, सीट के बाद? हाँ, सीट के पहले मैंने कभी नहीं देखा। जैसा सारे आवाम उनको टीवी में देखते हैं वैसे ही सालों से देखते हैं। ओह, तो वो मुलाकात में आपको सामने से मिलके क्या लगा मोदी जी से? एक ऑरा जो है ना उनके अंदर, एक प्रकार की रोशनी उनके अंदर है, और उनके आंखों में इतना स्वच्छ निर्मल, ना कुछ खोने का डर, इतने शांत, इतने प्यारे हैं वो। लगा ही नहीं मैं प्रधानमंत्री के सामने ठहरी था, ऐसा लगा कोई बड़े भाई हमारे सामने ठहरे हुए। हम हैं बस, हम उनके लिए काम करेंगे, हम उनके लिए जिएंगे मरेंगे, और वो सारे देश के लिए ठहरेंगे। कहीं पे भी ये आभास या ये फीलिंग उन्होंने लगने ही नहीं दिया हमारे सामने कि वो प्रधानमंत्री है। यही बात अमित भाई भी नहीं दिलवाया हम लोगों को, मुझे खास कर इतना स्ट्रेट, इतना खड़क इंसान है वो अमित भाई भी। सो सिंपल, सो डाउन टू अर्थ, होम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन। घमंड नहीं, कुछ भी नहीं। इट गिव्स यू गूज बम्स, बिल्कुल आपके प्रधानमंत्री, आपके क्या बोलते हैं ना, गृह मंत्री कैन बी सो सिंपल। माय गॉड, दिस इज व्हाट आई थिंक पॉलिटिक्स हैज टू बी। आम जनता से, आपके नेताओं से, आपके कार्यकर्ताओं से इतने अच्छे मिलकर सिंपल रहना, तो इसी के वजह से हम लोग को हिम्मत मिलती है। बिकॉज आई एम सो सच ए शॉर्ट पीरियड वो ना, मैंने जो एंटर किया हुआ है। लेकिन इस छोटे से समय में आपने बहुत धमाका ऑलरेडी कर दिया है। और भैया आपकी मैं तो बहुत शांति से बात कर रही थी ना। नहीं, लेकिन आपने बहुतों में बहुत उम्मीद जगाई है, और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है मुझे लगता है ज़िंदगी में, कि आप किसी के अंदर एक उम्मीद
जो है वो पैदा कर पाएँ कि नहीं मेरा जीवन बेहतर होगा। जो आपसे लोग कर रहे हैं, जो हमको फीडबैक मिलता है कि माधवी जी को देख के लगता है कि नहीं ये हमारे लिए काम करेंगी, हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगी। इलेक्शन के रिज़ल्ट अलग है, हो सकता है आप जीतें, हो सकता है आप हारें। लेकिन ये उम्मीद जो है ना, वही इंसान को ज़िंदा रखती है, एक देश को ज़िंदा रखती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस उम्मीद पे खरी उतरेंगी। बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ हैं 4 जून के लिए कि आप हैदराबाद में आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट हो, हम उम्मीद करेंगे। देखेंगे भैया, हमने तो जमकर लड़े हैं, डटकर लड़े हैं, और हम अकेले नहीं हैं, हमारे अवाम थे, हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे भाजपा के हर सदस्य थे तेलंगाना के। अभी देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट जो भी हो, हम अपने प्रजा के साथ, हमारे हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर गरीब के साथ हैं, और गरीबी को हम कोई मज़हब का नाम नहीं देना चाहते। और हम दलित, एससी, एसटी, उन सारे बस्तियों में जाकर आ चुके हैं। हमको पता है उनके ज़रूरतें क्या हैं, और उसको हम जब तक पूर्ण नहीं करेंगे, हम भगवान से भी लड़ेंगे, हमको लेके मत जाना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माधवी जी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और बहुत धन्यवाद। आपने इलेक्शन के बिज़ी शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और माधवी जी के लिए भी कोई संदेश हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। धन्यवाद।